तो ये जो सीए कानून है वह कुछ राज्यों में लागू नहीं होगा, तो वहाँ पे लागू क्यों नहीं हो रहा है ये कानून? ये जो सरकार की ये गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें नहीं लागू कर रही। आपको क्या लगता है? नहीं, सेंटर की गवर्नमेंट का जो कानून बन चुका है वो राज्यों पर लागू होगा। आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 3 देशों को ही क्यों चुना है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, उन देशों को क्यों नहीं चुना? और जो मुस्लिम लीग है उसको क्यों नहीं चुना सरकार ने? ये सरकार फूट डालो राज करो की बात कर रही है, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर इन सरकार के पास वोट बैंक नहीं है, ये अपना 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग यहाँ लाएंगे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मतलब लोकसभा सीटों पर, वहाँ लोगों को बनाएंगे, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और हम कहते हैं आगे ही हमारी जनसंख्या बहुत हो चुकी है, दूसरे देशों के लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बुला रहे हो, वासुदेव कुटुंब का ये देश है, सबको बुलाओ। हाँ, बांटो, फूट डालो, राज करो मत करो। आपकी नीतियाँ क्लियर हो रही है, आप देश को लूट रहे हैं, देश की संपदा को बेच रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, एनपीआर क्या है, ये कैसे काम करती है? ये क्या है कि सीए हो गया सिटीजन, पहले तो ये कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अधीन इसमें आप नागरिकता दोगे, फिर ये हाँ, फिर ये एनआरसी लगाएंगे, और ये एनआरसी के बाद में ये एनपीआर वाला चल रहा है, इसी में नेशनल पॉपुलेशन सिटीजन के बारे में चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के बारे में चल रहा है। क्या ज़रूरत है? बात चल रही है जातीय जनगणना करवाओ। आज इस मुल्क के अंदर कितनी जातियों के कितने लोग यहाँ रहते हैं और उनके क्या अनुपातिक प्रणाली से उनको प्रतिनिधित्व मिला है? हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो आईएएस बन रहे हैं, कितने लोग हैं? क्या जिस जात यहाँ ओबीसी को कितना है, ओबीसी के लोग किन पदों पर कितने लोग हैं? बातें तो ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग अगर मुख्य पदों पर नहीं होंगे तो उनके हकों की बात करेगा कौन? सवाल तो ये है। समानता नहीं आएगी, फिर समानता नहीं आएगी। समानता के लिए जिस आबादी का जितने आबादी है जिस जाति की, उसको उतना प्रतिनिधित्व तो मिले। राइट, मांग तो ये है। आप एनपीआर कभी कर रही हो, ये मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट कर रही है भाजपा सरकार। और हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी होने के नाते, प्रथम नागरिक होने के नाते, हमारा ये फंडामेंटल एंड डेमोक्रेटिक और संवैधानिक राइट है, हम इसकी मुखालफत करेंगे, शब्दों से विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और करते आए और करेंगे भी। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये तो सिक्योरिटी का मामला है, सभी लोगों की हमें जांच होनी चाहिए, कौन किस देश से है, कौन किस समुदाय से, सबकी जांच हम करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी। यही तो आदरणीय राहुल जी गांधी कह रहे हैं कि आप बताओ, जातीय जनगणना करो, देश के अंदर जितनी भी सेक्युलर पार्टियां वो कह रही है जाति के करो, पता लगे आपको। आप तो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये लोग मुख्य मुद्दा। आप ये क्यों नहीं कहते कि इस देश के अंदर किसान कितने मर रहे हैं, कर्ज, आप अमीरों की कर्ज माफ़ी कर रहे हो। आपने सुभाष चंद्रा जो आपका निजी सांसद है आज के वक्त भाजपा के, आप उनके करोड़ों रुपए के माफ़ कर रहे हो, अरबों खरबों रुपए। आप किसान को कितना क्या माफ़ कर रहे हो? क्या किसान आज लगातार लड़ रहा है एमएसपी के लिए अपनी फसलों का। आज हम कोई भी चीज़, चाहे अंडरवियर खरीदते हैं या कपड़े शर्ट, हर चीज़ का एक मिनिमम प्राइस होता है। क्या किसान को प्राइस नहीं मिले? किसान की हम देख रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर जो आधे से ज़्यादा क्षेत्र, यानी 70-80% हमारा क्षेत्र बरानी है, और किसान को जो फसल बोता है उसमें खर्चा सबसे ज़्यादा लग रहा है। अगर बरसात ना हो तो उनको आमदनी तक नहीं हो जाती, फिर वो अगली फसल पे चला जाता है। क्या जितनी भी ये किसानों की ही बदौलत है कि आज हम अपना पेट भर रहे हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली किसान मर रहे हैं, दिल्ली आंदोलन कर रहे हैं। आप किसानों को तो आतंकवादी समझ रहे हो। कोई भी यहाँ आज के समय कोई लड़ाई लड़े, किसान लड़े तो नक्सली बन या काली बना देते हो, कभी कोई बना देते हो। कोई मुस्लिम लड़े तो आतंकवादी कह देते हो, आदिवासी लड़े तो नक्सली कह देते हो। ये फूट डालो राज करो की बड़ी बात कर रहे हैं। आप लोगों को दे क्या रहे हो? इस देश के अंदर आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या माननीय मोदी सरकार ने रोजगार दिया? क्या आपकी शिक्षा नीति क्या है? आप हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 सालों से सत्ता में हो। क्या हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हम विश्व के अंदर ये कह देंगे टॉप 10 टॉप 100 में है? लानत है, क्योंकि आप जाति और धर्म की गंदगी के अंदर घिसो रहे हो देश के नौजवानों को। आप बात नहीं कर रहे शिक्षा की, आप बात नहीं कर रहे रोजगार की। लेकिन फिर भी अब की बार दावा है बीजेपी का कि 400 पार सीट आएगी हमारी। अगर 400 पार आ गई, कैसे भी आई, तो आगे चुनाव नहीं होंगे। 1 नेशन 1 पार्टी का सिस्टम लागू हो जाएगा, एक ही पार्टी का राज रहेगा।
लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। और भाजपा के कुछ नेता, कभी कोई विधायक, कभी कोई सांसद ये कह रहा है अगर 400 सीटें आ गई तो हम संविधान को ख़त्म करेंगे। वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और इस देश के जो लोग हैं, आरएसएस और भाजपा ने इस मुल्क को आज़ाद नहीं करवाया है। इस मुल्क के आज़ाद में शहीद आज़म भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल न जाने अनगिनत लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। एक भी आरएसएस का व्यक्ति इस देश की मादरे वतन की आज़ादी में लड़ा नहीं है। इस देश के सेकुलर हिंदू, इस देश के मुसलमानों, इस देश के तमाम वो लोग, उन लोगों ने इस देश के लिए लड़ाइयाँ ली। उनकी शहादत की वजह से आज हम इस मुल्क के अंदर आराम से, राजी खुशी, बढ़िया तरीके से जीवन जी रहे, एक इंसान मानवीय तरीके से। और बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है कि आज भी SC ST और OBC के लोग जो पिछड़े हैं उन लोगों को मानव बनाने की और आर्टिकल 21 के अंदर मानवीय जीवन सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है। आज औरतों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हम उन तमाम इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, उन तमाम को याद करते हैं, उन तमाम को नमन करते हैं। इस बात के लिए कि आज उन्हीं की बदौलत है कि आज हिंदुस्तान दुनिया के अंदर विश्व गुरु की दृष्टि से देखा जाने लगा है। क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता में एकता है, यहाँ के हर कण कण के अंदर विभिन्नता है, फिर भी हम एकजुट हैं। और ये भाजपा और ये आरएसएस के लोग ये कतई नहीं चाहते कि हम एक हों, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति, बांटो राज करो। आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 3 देशों को ही क्यों चुना है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, उन देशों को क्यों नहीं चुना? और जो मुस्लिम लीग है उसको क्यों नहीं चुना सरकार ने? ये सरकार फूट डालो राज करो की बात कर रही है, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर इन सरकार के पास वोट बैंक नहीं है, ये अपना 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग यहाँ लाएंगे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मतलब लोकसभा सीटों पर, वहाँ लोगों को बनाएंगे, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और हम कहते हैं आगे ही हमारी जनसंख्या बहुत हो चुकी है, दूसरे देशों के लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बुला रहे हो, वासुदेव कुटुंब का यह देश है, सबको बुलाओ। हाँ, बांटो, फूट डालो, राज करो मत करो। आपकी नीतियाँ क्लियर हो रही है, आप देश को लूट रहे हैं, देश की संपदा को बेच रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, NPR क्या है, ये कैसे काम करती है? ये क्या है कि CAA हो गया, सिटीजन, पहले तो ये कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अधीन, इसमें आप नागरिकता दोगे, फिर ये फिर ये NRC लगाएंगे। और ये NRC के बाद में ये NPR वाला चल रहा है, इसी में नेशनल पॉपुलेशन सिटीजन के बारे में चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के बारे में चल रहा है। क्या ज़रूरत है? बात चल रही है जातीय जनगणना करवाओ। आज इस मुल्क के अंदर कितनी जातियों के कितने लोग यहाँ रहते हैं और उनके क्या अनुपातिक प्रणाली से उनको प्रतिनिधित्व मिला है? हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो IAS बन रहे हैं, कितने लोग हैं? क्या जिस जात यहाँ OBC को कितना है, OBC के लोग किन पदों पर कितने लोग हैं? बातें तो ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर SC ST और OBC के जो लोग अगर मुख्य पदों पर नहीं होंगे तो उनके हकों की बात करेगा कौन? सवाल तो ये है, समानता नहीं आएगी, फिर समानता नहीं आएगी। समानता के लिए जिस आबादी का जितनी आबादी है जिस जाति की, उसको उतना प्रतिनिधित्व तो मिले। राइट, मांग तो ये है। आप NPR कभी कर रही हो, ये मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट कर रही है भाजपा सरकार। और हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी होने के नाते, प्रथम नागरिक होने के नाते, हमारा ये फंडामेंटल एंड डेमोक्रेटिक और संवैधानिक राइट है, हम इसकी मुखालफत करेंगे, शब्दों से विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और करते आए और करेंगे भी। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये तो सिक्योरिटी का मामला है, सभी लोगों की हमें जांच होनी चाहिए, कौन किस देश से है, कौन किस समुदाय से, सबकी जांच हम करेंगे तो सिक्योरिटी। यही तो आदरणीय राहुल जी गांधी कह रहे हैं कि आप बताओ, जातीय जनगणना करो, देश के अंदर जितनी भी सेकुलर पार्टियां वो कह रही है जाति के करो, पता लगे आपको। आप तो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये लोग मुख्य मुद्दा। आप ये क्यों नहीं कहते कि इस देश के अंदर किसान कितने मर रहे हैं, कर्ज, आप अमीरों की कर्ज माफ़ी कर रहे हो। आपने सुभाष चंद्रा, जो आपका निजी सांसद है आज के वक्त भाजपा के, आप उनके करोड़ों रुपए के माफ़ कर रहे हो, अरबों खरबों रुपए। आप किसान को कितना क्या माफ़ कर रहे हो? क्या किसान आज लगातार लड़ रहा है MSP के लिए अपनी फसलों का? आज हम कोई भी चीज़, चाहे अंडरवियर खरीदते हैं या कपड़े, शर्ट, हर चीज़ का एक मिनिमम प्राइस होता है। क्या किसान को प्राइस नहीं मिले? किसान की हम देख रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर जो आधे से ज़्यादा क्षेत्र, यानी 70-80% हमारा क्षेत्र बरानी है, और किसान को जो फसल बोता है उसमें खर्चा सबसे ज़्यादा लग रहा है। अगर बरसात ना हो
तो उनको आमदनी तक नहीं हो जाती, फिर वो अगली फसल पे चला जाता है। क्या जितनी भी ये किसानों की ही बदौलत है कि आज हम अपना पेट भर रहे हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली किसान मरे हैं, दिल्ली आंदोलन कर दिल्ली रहे मर हैं। रहे हैं, आप किसानों को तो आतंकवादी समझ रहे हो। कोई भी यहाँ आज के समय कोई लड़ाई लड़े, किसान लड़े तो नक्सली बन या काली बना देते हो, कभी कोई बना देते हो। कोई मुस्लिम लड़े तो आतंकवादी कह देते हो, आदिवासी लड़े तो नक्सली कह देते हो। ये फूट डालो राज करो की वाली बात कर रहे हैं। आप लोगों को दे क्या रहे हो? इस देश के अंदर आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या माननीय मोदी सरकार ने रोजगार दिया? क्या आपकी शिक्षा नीति क्या है? आप हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 सालों से सत्ता में हो, क्या हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हम विश्व के अंदर ये कह देंगे टॉप 10 टॉप 100 में है? लानत है, क्योंकि आप जाति और धर्म की गंदगी के अंदर घिसो रहे हो देश के नौजवानों को। आप बात नहीं कर रहे शिक्षा की, आप बात नहीं कर रहे रोजगार की। लेकिन फिर भी अब की बार दावा है बीजेपी का कि 400 पार सीट आएगी हमारी। अगर 400 पार आ गई, कैसे भी आई, तो आगे चुनाव नहीं होंगे। 1 नेशन 1 पार्टी का सिस्टम लागू हो जाएगा, एक ही पार्टी का राज रहेगा, लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। और भाजपा के कुछ नेता, कभी कोई विधायक, कभी कोई सांसद ये कह रहा है अगर 400 सीटें आ गई तो हम संविधान को ख़त्म करेंगे। हाँ, वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और इस देश के जो लोग हैं, आरएसएस और भाजपा ने इस मुल्क को आज़ाद नहीं करवाया है। इस मुल्क के आज़ाद में शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल न जाने अनगिनत लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। एक भी आरएसएस का व्यक्ति इस देश की मादरे वतन की आज़ादी में लड़ा नहीं है। इस देश के सेकुलर हिंदू, इस देश के मुसलमानों, इस देश के तमाम वो लोग, उन लोगों ने इस देश के लिए लड़ाइयाँ ली। उनकी शहादत की वजह से आज हम इस मुल्क के अंदर आराम से, राजी खुशी, बढ़िया तरीके से जीवन जी रहे, एक इंसान मानवीय तरीके से। और बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है कि आज भी SC ST और OBC के लोग जो पिछड़े हैं, उन लोगों को मानव बनाने की और आर्टिकल 21 के अंदर मानवीय जीवन सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है। आज औरतों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हम उन तमाम इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, उन तमाम को याद करते हैं, उन तमाम को नमन करते हैं। इस बात के लिए कि आज उन्हीं की बदौलत है कि आज हिंदुस्तान दुनिया के अंदर विश्व गुरु की दृष्टि से देखा जाने लगा है। क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता में एकता है, यहाँ के हर कण कण के अंदर विभिन्नता है, फिर भी हम एकजुट हैं। और ये भाजपा और ये RSS के लोग ये कतई नहीं चाहते कि हम एक हों, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति, बांटो राज करो। लेकिन सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है आज वर्तमान सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, अब इनका राज है, इन्हीं के ही लोग बैठे हैं सत्ता में और इन्हीं के लोग लेखक हैं। ये कोशिश करेंगे। कांग्रेस पे परिवारवाद का भी आरोप लगता है। परिवारवाद कहाँ नहीं है? अमित शाह का बेटा जब BCCI का सेक्रेटरी बन बैठा है, क्या है उसने कभी क्रिकेट खेली है कोई? आप बनाओ गौतम गंभीर को, जो 8% आप ही का पार्टी का सांसद है, जो क्रिकेट से जुड़ा होगा, नॉलेज तो उसी को होगा। आप, मैं वकील हूँ और आप मेरे से कहोगे आप डॉक्टरी कर लो, तो मेरे को क्या नॉलेज है डॉक्टरी का? जो जिस फील्ड के लाइन के अंदर उस ऐसे व्यक्ति को चुनो। परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ का बेटा क्या कर रहा है? वसुंधरा का बेटा सांसद बन रहा है। सब जगह होती हैं, हम देख रहे हैं। और कांग्रेस में क्या है? वो भी लोकतांत्रिक देश है, कोई किसी को बना सकता है और कोई किसी को चुनता है। और ज़्यादातर यही आता है, जिस घर में कोई नेता है उसी का ही परिवार का आगे का वंश ही राजनीति करता है और आसपास के लोग उसी को मानते हैं। कांग्रेस का भविष्य आप किस प्रकार से देखते हैं? ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछो। हाँ, कांग्रेस का भविष्य ठीक है। कांग्रेस 70 सालों से ज़्यादा राज किया है, BJP भी किया है, 10 सालों से भी किया, 10-12 साल पहले भी किया है। आप कम्युनिस्ट पार्टी से हो? बिल्कुल, हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसी कौन सी कमियां रहेगी जो सेंट्रल लेवल पर नहीं उभर पाई, जो आम आदमी पार्टी, इसके अलावा BJP कम्युनिस्ट पार्टी बनने के बाद में आई और इतना अपना विकास किया? क्या कमियां रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी में? कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धांतिक पार्टी रही है, काफ़ी अपने विचारों पे कट रही है। और जो पार्टियां ज़्यादा कट्टर होती है वो ज़्यादा नहीं चल पाई, उनमें कुछ संशोधन की करने की ज़रूरत है। वो पॉलिट ब्यूरो में जो लोग बैठे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लोग हैं, वो तय करेंगे। हम तो उनको मेंबर हैं अभी। अब की बार राजस्थान में कम्युनिस्ट की एक भी सीट नहीं आई, क्या कमियां रहेगी? अब भी नहीं आई, इसमें तो वोट बैंक कई जगह अच्छे आए हैं। हमारे भादरा से बलवान जी पूनिया थोड़े ही वोटों से, 1000 वोटों से हारे हैं, क्योंकि हम पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते। इधर उनके पास तमाम लुच्चे लफंगे, चोर उचक्के सब लोग, पैसे वाले सब लोग होते हैं। हमारे पास हमारा संघर्ष होता है।
कुछ खामियां रही होगी जिसकी वजह से हम नहीं चुनेंगे। फिर भी 1 लाख से अधिक वोट आए हैं। अशोक सिंह जी को भी 60,000 से ऊपर ज़्यादा वोट आए हैं। तो अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बीजेपी को कम्युनिस्ट एक विपक्ष के रूप में देख सकता है? बीजेपी को मतलब बीजेपी है वो कम्युनिस्ट को विपक्ष के रूप में देख सकती है? बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट ही निभाए हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो, विपक्ष की भूमिका हम ही निभाते हैं। कांग्रेस और भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सत्ता हथियाना नहीं है। हमारा मकसद जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, दलित है, अल्पसंख्यक है, कोई भी व्यक्ति है जो वंचित तबका है, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ना, बोलना है। हमारी कोशिश सड़क से लेकर सदन तक रहती है। हमें अगर जनता सदन में पहुंचती है तो हम सदन में लड़ते हैं, और हम अगर सदन में हम नहीं जा पाते तो हम सड़कों पर भी इनकलाब की दुहाई देते हैं। लाल झंडे का सिपाही बनना आसान नहीं है। लाल झंडे का सिपाही जो भी बना है, सड़कों पर इनकलाब की दुहाई दी है, वो लड़ा है, वो जेलों का अपना आशियाना बनाया है। और हम जाति और धर्म की सोच से कहीं ऊपर उठ के मानवता और इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन कम्युनिस्टों पे अभी ये कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया, जब कांग्रेस की रणनीतियाँ आपको अच्छी नहीं लगती है? देखो, नीतियाँ अलग चीज़ है। हमारे बहुत से विचार मिलते हैं कांग्रेस के साथ, क्योंकि सेकुलर पार्टी हम हैं और सेकुलर पार्टी कांग्रेस है। विचार मिलते हैं और वक्त की ज़रूरत है। एट प्रेजेंट तब हमने गठबंधन किया है। और केरल के अंदर हमारी सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की, और केरल के अंदर हमारे सामने कांग्रेस, हम वहाँ गठबंधन नहीं किया, हम आमने सामने लड़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पोलित ब्यूरो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम जी येचुरी, जिन लोगों ने बात की है। बीजेपी लोगों को डरा धमका कर सीबीआई ईडी का आरोप दिखाकर अपनी तरफ लोगों को, नेताओं को खींच रही है, तो वो कितना, आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? बीजेपी जो खींच रही है वो देख लिया, अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में देख लिया। जिन जिन लोगों पर ईडी टिड्डी भेजी थी, उन लोगों पे उन्होंने लोन ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हज़ारों करोड़ रुपया, किसी पे 500 करोड़, जिस कंपनी के 500 करोड़ नहीं है टर्नओवर, उससे 500 करोड़ रुपए ले रहे हैं, देख रहे हैं। ये तो है डराओ धमकाओ, या तो बीजेपी में आओ या जेल जाओ, ये नीति है। वॉशिंग मशीन का काम ये होती, जो भी चोर है वो जेल में रहेगा, तब तो हम भाजपा को अच्छो मानते। मगर भाजपा जो कर रही है खुलेआम देश में देख रहे हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र के अजीत पवार को, वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेता है तो उन पे जो ईडी का केस चल रहा था, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। अब देश के युवाओं को समझना होगा, इस बार का चुनाव अहम चुनाव है, और मैं देश के तमाम लोगों से यही उम्मीद करता हूं, जाति धर्म को ऊपर उठकर आप अपने कैंडिडेट को, सेकुलर माइंड के इंडिया अलायंस के कैंडिडेटों को जिताइए और इस देश को बचाइए। इस बार अगर नहीं बचा तो आने वाले समय के अंदर भारत देश तो रहेगा, मगर देश में लोकतंत्र और संविधान जैसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेगी। और इस देश को बचाने का अधिकार इस देश के युवा के पास है, और युवा इस देश को बचा सकते हैं। आने वाले समय में आप अपने बेहतरीन कैंडिडेट को चुनिए। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं हम। आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।